नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है जीव जगत। बच्चों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट मकोड़े वगैरह देखते हैं और हम इन सभी को सजीव और निर्जीव की श्रेणी में बांट पाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कुछ गुणों को देखते हैं और उन गुणों के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि इनमें से अगर ये गुण उपस्थित होंगे तो ये सजीव होंगे और अगर इनमें ये गुण नहीं है तो वे निर्जीव की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो देखो, इस पाठ में हम सजीवों के ऐसे ही गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण, जिसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि ये जो वस्तु है या जीव है ये सजीव है या नहीं। इस पाठ में हमें 4 गुणों की चर्चा करनी है। पहला है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा है उपापचय और चौथा है संवेदना। बच्चों, यहाँ पर अभिलाक्षणिक गुणों के साथ साथ हम एक शब्द और पढ़ेंगे और वो है विशिष्ट गुण। बच्चों, विशिष्ट गुण ऐसे गुण होते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई अपवाद उपस्थित ना हो, अर्थात केवल सजीव ही उस गुण को प्रदर्शित करते हो। तो यहाँ पर अगर कोई भी इन चारों में से कोई भी ऐसा गुण जिसके लिए हमारे पास कोई अपवाद उपस्थित नहीं होगा, उसको हम विशिष्ट गुण की श्रेणी में रखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले गुण के साथ में, अभिलाक्षणिक गुण के साथ में वृद्धि। वृद्धि बच्चों, हम सभी सजीव वृद्धि करते हैं और वृद्धि के 2 लक्षण होते हैं। या तो सजीव भार में वृद्धि करता है या वह हमें संख्या में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। अगर हम बात करें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि की, तो बहुकोशिकीय जीव भार में भी वृद्धि करते हैं और संख्या में भी उनकी वृद्धि हमें दिखाई देती है। लेकिन हम अगर एक कोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि को नापने का जो तरीका है या उसका जो पैरामीटर है वो संख्या में वृद्धि है। एक कोशिकीय जीवों के भार में वृद्धि के आधार पर हम उसको माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, जीव होते हैं, उनकी कोशिका का आयतन एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ सकता है, उसके आगे उनमें विकास या वृद्धि नहीं होती। ये एक कोशिका के लिए संभव नहीं होता। तो एक कोशिका निश्चित आकार या आयतन में बढ़ने के बाद में विभाजित हो जाती है। तो जब भी हमें एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि को नापना होता है तो हम उनकी संख्या में वृद्धि को ही मापक के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब चाहे जंतु एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, दोनों में कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि प्रदर्शित होती है। ठीक है। वृद्धि कैसे होगी? कोशिकाओं के विभाजन होने के द्वारा ही होगी। अब ये कोशिका विभाजन को हम लेते हैं पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे बच्चों क्या करते हैं? पेड़ पौधों में कोशिकाओं में जो विभाजन है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जंतुओं की, तो जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही कोशिकाओं में विभाजन होता है। उसके बाद क्या कोशिका विभाजन पूरा बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन पूरा बंद नहीं होता, लेकिन जंतुओं की जो वृद्धि है वह रुक जाती है। ना तो वो अपने भार में ज्यादा वृद्धि करते हैं, ना वो अपनी संख्या में ज्यादा वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये संख्या में वृद्धि, जनन को हम आधार मानेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो संख्या में वृद्धि भी हमें नहीं दिखाई देती और भार में वृद्धि भी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोशिका विभाजन बंद हो गया। कोशिका विभाजन तो फिर भी जंतुओं में चलता रहता है, लेकिन कोशिका विभाजन का उद्देश्य क्या रह जाता है? शरीर की मरम्मत करना, और जहां बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जैसे शरीर का मान लो कोई ऊतक है वो खराब हो रहा है, उसकी कुछ कोशिकाओं को रिप्लेस करना है, तो ऐसे आवश्यकता अनुसार कार्यों के लिए ही कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो ये सारा हमने पढ़ा कि सजीव चाहे वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, वो सारे के सारे वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ उदाहरण जो निर्जीव है लेकिन फिर भी उनमें वृद्धि प्रदर्शित होती है। तो देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं उदाहरण के रूप में पर्वत और रेत के टीले।
ये दोनों निर्जीव हैं। लेकिन फिर भी पर्वत भी अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं, रेत के टीले भी अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं, यानी कि वो वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हम इनको भी सजीव मान लें? नहीं, हम इनको सजीव नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये सजीवों के बहुत सारे दूसरे भी ऐसे लक्षण हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं, जो ये प्रदर्शित नहीं करते। अच्छा, सजीवों की वृद्धि में और इन निर्जीवों की वृद्धि में क्या अंतर है? दोनों की वृद्धि में अंतर है। सजीवों में हमेशा आंतरिक वृद्धि होती है, यानी कि उनकी कोशिकाएं अंदर से वृद्धि करती हैं, तो हमें बाहर वृद्धि परिलक्षित होती है। लेकिन इन निर्जीवों में वृद्धि बाहरी पदार्थों के जमा होने से हो रही है। ऊपर से पदार्थ जमा हो रहे हैं, कण जमा हो रहे हैं, जैसे रेत का टीला है तो रेत के कण उड़ के आ रहे हैं और उसके ऊपर जमा होते जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी ऊंचाई बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, या वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हालांकि ये निर्जीव है पर फिर भी वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो ये पहला गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है वृद्धि, वृद्धि निरअपवाद नहीं है, यहाँ पर अपवाद उपस्थित है। इसलिए हम वृद्धि को अभिलाक्षणिक गुण तो मानते हैं, लेकिन ये पौधे का विशिष्ट गुण नहीं है, जंतुओं का, सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट अभिलाक्षणिक गुण वृद्धि, जिसको हमने विशिष्ट गुण नहीं माना। आगे चलते हैं दूसरे गुण के ऊपर, यह है जनन। जनन बच्चों दो तरह से होता है, हम जानते ही हैं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। सबसे पहले हम बात यहाँ करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में बच्चों क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसको हम निषेचन क्रिया के नाम से जानते हैं, जिससे एक द्विगुणित कोशिका बनती है युग्मनज, जो नई संतति का विकास करती है। ठीक है, अलैंगिक जनन की हम अगर बात करें तो अलैंगिक जनन की बच्चों बहुत सारी विधियां आपने पढ़ रखी हैं, उनको थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं। देखो, पहली विधि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं द्विविखंडन, जिसका उदाहरण हम अमीबा देखते हैं। अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा की कोशिका होती है, उसमें पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर उसका कोशिका द्रव विभाजित होता है और एक से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये है अलैंगिक जनन की पहली विधि द्विविखंडन। दूसरी विधि की बात करें तो आप पढ़कर आए हो मुकुलन विधि, और इसमें हम दो उदाहरण पढ़ते हैं, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट में देखो, एक कोशिका के ऊपर इस तरह से एक कलिका निकलती है, छोटी कोशिका बनती है, और फिर धीरे धीरे कई कोशिकाएं बनती जाती हैं, और ये सारी कोशिकाएं जब यहाँ से अलग होंगी तो नए ईस्ट का निर्माण करेंगी। इस तरह से देखो हाइड्रा में यहाँ पर देखो, ये छोटी सी बड बनी हुई है, जिसको हम मुकुल या कलिका कहते हैं। ये विकसित हो जाएगी, नया हाइड्रा बनाएगी, यहाँ से टूट के अलग हो जाएगी और नए जीव का विकास करेगी। आगे चलते हैं अलैंगिक जनन में और देखते हैं कवक में। कवक यानी कि फंजाई। कवक में विखंडन यानी कि कोशिका का उसका जो तंतु है, फिलामेंट है, वो टूट जाएगा और वो टूट के नए कवक के तंतु का निर्माण कर देगा। या फिर बीजाणुओं के द्वारा भी यहाँ पर जनन संभव होता है। ऐसे यहाँ पर ये कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक एक ये सारे बीजाणु हैं, जो कि वापस नए कवक माइसिलियम का निर्माण कर सकते हैं। अलैंगिक जनन में आगे देखते हैं पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन में हम बच्चों नाम पढ़ते हैं प्लिनेरिया का। प्लिनेरिया क्या होता है कि इसके शरीर के हम चाहे कितने ही टुकड़े कर दें, मान लो इसके शरीर के 1 और 2 जगह से कट गए तो कितने पीस हो गए? 1 2 3, 3 पीसेस हो गए। अब इसका शरीर का कोई भी खंड हो, यानी कि जैसे ये ऊपर वाला खंड है, तो ये नीचे के सारे अंगों का विकास कर लेगा और नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। ये खंड नंबर 2, ये यहाँ ऊपर वाला अंग बना देगा और नीचे वाले अंगों का विकास कर लेगा। खंड नंबर 3 ऊपर के सारे अंगों का विकास कर लेगा। यानी कि प्लेनेरिया के शरीर का कोई भी खंड उसके पूरे शरीर का पुनः विकास कर लेता है। इस गुण को हम कहते हैं पुनरुत्थ भवन। ठीक है, तो ये था अलैंगिक जनन का पुनरुत्थ भवन। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा कि चाहे जनन लैंगिक विधि से हो या अलैंगिक विधि से हो, नए जीव का विकास हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों में आपके सामने कुछ उदाहरण रख रही हूँ। देखना, खच्चर के नाम से आप परिचित होंगे। ये घोड़े और गधे की संकर प्रजाति है जो बंधी होती है। दूसरा श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी।
और तीसरा उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है निसंतान दंपत्ति जिसके कोई संतान नहीं होती। तो ये 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या ये तीनों जनन नहीं कर सकते, अपनी नई संतति नहीं दे सकते, तो क्या हम इनको निर्जीव मान लें? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सजीवों के बहुत सारे दूसरे अभिलाक्षणी गुणों को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए जनन में भी हमारे पास ये अपवाद उपस्थित है। तो जनन सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण तो है, लेकिन क्योंकि अपवाद उपस्थित है इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं। तो ये था हमारा दूसरा अभिलाक्षणिक गुण जिसको हमने विशिष्ट गुण नहीं माना। अब हम चलते हैं तीसरे गुण के ऊपर, उपापचय। उपापचय को समझने के लिए हम शुरू करते हैं जहां से जीवन की शुरुआत होती है, यानी कि ये यहाँ परमाणु की जगह अणु आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे परमाणुओं की। तो ये बच्चों ये थोड़ा सीरियल आप इसको ऐसे देख लो, परमाणु इसकी जगह आएगा क्योंकि परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और अणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु मिलकर तरह तरह के यौगिकों का निर्माण करते हैं, और इन यौगिकों से मिलने से बहुत सारे जैव रासायनिक यौगिक बनते हैं जो हमारी कोशिका का निर्माण करते हैं। और कोशिका मिलकर जो एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, वो मिलकर ऊतक बना लेती हैं। ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्रों के मिलने से हम जानते हैं अंग बन जाते हैं, अंगों से बन जाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो सजीव है ये या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कैसे परमाणुओं से, नंबर 1 पे परमाणु पढ़ना, ठीक है ना, ये गलत लिख गया थोड़ा सा। तो परमाणु किस तरह से कोशिका का निर्माण कर रहे हैं और सजीव का निर्माण कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिका का अलग अलग स्तर पे किस तरह से विकास हो रहा है। अब हम बात करेंगे उपापचय की। तो बच्चों जो कोशिका है, चाहे वो एक कोशिका हो या बहुकोशिकीय जीव हो, इनके अंदर संपन्न होने वाली, कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उपापचयी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो इस परिभाषा में बच्चों निहित है कि उपापचयी क्रियाएं कौन सी हैं जो कोशिका के अंदर संपन्न होंगी। ठीक है, अब अगर हम किसी भी कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रयोगशाला में प्रदर्शित कर दें तो वो उपापचयी क्रिया नहीं कहलाएगी। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई आपने अभिक्रिया कर दी, अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन वो उपापचयी क्रिया नहीं कहलाएगी। उसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया तो कह सकते हैं, लेकिन उपापचयी अभिक्रिया नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उपापचयी अभिक्रिया की परिभाषा क्या कहती है कि कोशिका के अंदर होगी तभी वो उपापचयी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिकीय संगठन की। ये हमने भी देखा कोशिकाओं का किस तरह से विकास हुआ। तो ये जो कोशिकीय संगठन है ये उपापचयी क्रिया करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय संगठन के महत्व को आप एक उदाहरण से समझना है यहाँ पर कि देखो, जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे के अंदर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, ये सब हमारे पास उपस्थित होते हैं। लेकिन फिर भी हम अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से क्या कार्बोहाइड्रेट लैब में बना पाए? नहीं बना पाए, है ना। तो यहाँ पर आप कोशिकीय संगठन का महत्व समझो। वो जो पत्ती की कोशिकाएं हैं, स्ट्रोमेटा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ला रहा है, जाइलम है जो पानी पहुंचा रहा है, और फिर हमारा हरित लवक है जो ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है, ऐसी सुविधाएं दे रहा है कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर कार्बोहाइड्रेट भी बना रहे हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिकीय संगठन और उपापचय दोनों के लिए हमारे पास कोई भी अपवाद उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इसको विशिष्ट गुण मानते हैं। ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण तो है ही, साथ ही साथ यह विशिष्ट गुण भी है। चले आगे।
देखते हैं चौथा पॉइंट, संवेदना। संवेदना क्या होती है? संवेदना का अर्थ है कि हमारे आसपास के वातावरण के प्रति हमारे चेतना, हमें पता चल रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको हम संवेदना कहते हैं। अब संवेदनाओं को समझने के लिए जंतुओं के पास बहुत से संवेदी अंग होते हैं। जैसे अपनी बात करें तो हमारे पास कान है, नाक है, आंख है, मुंह है और त्वचा है। तो इतने सारे संवेदी अंग हमारे पास उपस्थित है और ये सारे संवेदी अंग हमें हमारे आसपास के वातावरण की सारी सूचनाएं दे देते हैं। और हमारा ब्रेन क्या करता है? इन सूचनाओं को लेता है और अब क्या प्रतिक्रिया करनी है, वो प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर देता है। ठीक है। क्या पेड़ पौधे में हमें कान नाक तो दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या पेड़ पौधे भी संवेदना प्रदर्शित करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। देखो एक इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर मिट्टी के अंदर पानी कम हो जाए तो क्या होगा? पौधे की पत्तियां जो ऐसी खिली हुई हैं वो सारी की सारी पत्तियां ऐसे डाउन हो जाएंगी कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब है कि मिट्टी में पानी नहीं है, तो पौधे ने पानी के प्रति संवेदना को पत्तियों को नीचे गिरा के प्रदर्शित करा। तो बच्चों पौधे भी संवेदना प्रदर्शित करते हैं बहुत सारे कारकों के लिए, जैसे ताप, प्रकाश, वायु में आर्द्रता, जीव जंतु जो पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अगर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, और प्रदूषण। इन सब चीजों के प्रति पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं। ठीक है। अब इस संवेदना के लिए चाहे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, इनके लिए हमारे पास कोई भी अपवाद उपस्थित नहीं है। इसलिए हम इसको संवेदना को भी अभिलाक्षणिक गुण के रूप में मानते हैं। अब बच्चों आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई रोगी है और वो वेंटिलेटर पे है, कोमा में गया हुआ है, तो वो बिल्कुल अचेतन है, तो आप उसको सजीव मानोगे या निर्जीव मानोगे? तो बच्चों उसको हम बिल्कुल सजीव मानेंगे। यहाँ पर संवेदना में हमने क्या बात करी? वातावरण के प्रति चेतना, है ना? और यहाँ पर एक शब्द और होता है, उसको हम कहते हैं स्वचेतना। स्वचेतना का अर्थ होता है स्वयं के प्रति चेतना। एक तो हम वातावरण के प्रति सचेत हैं कि हमारे वातावरण में क्या हो रहा है और हमें सब चीजें पता चल रही है। एक हम स्वयं के प्रति सचेत है, स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियस है। तो वो जो पेशेंट वहां हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे पड़ा है, उसमें चेतना तो है लेकिन स्वचेतना नहीं है, यानी उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसको हम ब्रेन डेड कह सकते हैं, वो निर्जीव नहीं है। देखो यहाँ एक चीज और समझना कि जैसे डॉक्टर क्या करता है कि वो कोमा में है फिर भी उसको ड्रिप से या इंजेक्शन से उसकी बॉडी में दवाइयां देते रहते हैं। तो वो जो दवाइयां यानी कि केमिकल्स उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो बॉडी के किसी ना किसी अंग के ऊपर तो काम कर रहा है, और हो सकता है कुछ समय में उन दवाइयों के या उन केमिकल्स के असर के कारण उसकी बॉडी के अंग सारे ठीक से काम करने लगे, और हो सकता है ब्रेन भी काम करना लगे। और ऐसा होता भी है, कई बार कोमा में गया हुआ व्यक्ति वापस जो है वो पूरा स्वचेतन उसमें आ जाता है और वो पूरा कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम निर्जीव नहीं कहेंगे, ऐसे पेशेंट्स कहलाते हैं ब्रेन डेड। उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, इसलिए उनमें स्वचेतना नहीं है, लेकिन उनके बॉडी के दूसरे अंग काम कर रहे हैं और वो कभी भी स्वचेतना जो है उनमें आ सकती है। तो बच्चों ये था हमारा पहला पार्ट का पहला टॉपिक, जिसमें हमने सजीवों के विशिष्ट गुणों के ऊपर चर्चा करी और हमने यह माना कि 4 गुणों में से केवल 2 गुण, उपापचय और संवेदना, और साथ ही साथ कोशिकीय संगठन, क्योंकि उपापचय कोशिकीय संगठन के बगैर संभव नहीं है। तो कोशिकीय संगठन, उपापचय और संवेदना, ये 3 ऐसे गुण हैं जिनके लिए हम कोई भी तरह का अपवाद उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इनको सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण के साथ साथ विशिष्ट गुणों की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।